हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। वेलकम टू जीराफ ड्रीमर्स। सो फ्रेंड्स, हमने जो है अपने चैनल पर मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी थी फॉर द स्पेसिफिक सब्जेक्ट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जिसके अंदर जो है मैं ऑलरेडी आपके साथ मॉक टेस्ट फर्स्ट डिस्कस कर चुका हूं और आज की वीडियो में मैं आपके लिए मॉक टेस्ट सेकंड लेकर आया हूं। तो फ्रेंड्स, मेनली क्वेश्चंस पर आने से पहले मैं आपको एक बार इन्फॉर्म कर देता हूं कि मैं ऑलरेडी आपके साथ यूनिट फर्स्ट टू यूनिट 10 कंप्लीट रिवीजन वीडियोस शेयर कर चुका हूं और उसी के साथ साथ प्रीवियस ईयर एमसीक्यू फ्रॉम यूनिट फर्स्ट टू यूनिट 10 वो भी शेयर कर चुका हूँ। होप सो आपने इन वीडियोस को देख लिया होगा और अगर नहीं देखा तो समय रहते जरूर देख लेना। और फ्रेंड्स, इस मॉक टेस्ट की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जाकर उसको भी ज्वाइन कर लेना। ओके। और फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं ना कहीं लगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ लाइक जरूर करना। आपके लाइक से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। A sub-agent, after committing which of the following act will also become responsible to the principal? कि एक सब एजेंट कौन होता है जो कि एजेंट के अंडर काम करता है। अब वो प्रिंसिपल के रिगार्डिंग कब रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन से केस में? ए, नेग्लिजेंस, बी, ओमिशन ऑफ ड्यूटी, सी, ब्रीच ऑफ ड्यूटी एंड डी, फ्रॉड। तो फ्रेंड्स, आपको रूल्स का तो पता ही होगा कि क्या है। जितने टाइम में मैं क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उतना ही टाइम आपके पास है, उतने में ही आपको क्या करना है, आंसर देना है। ठीक है। और साइड बाय साइड रिकॉर्ड जरूर रखते रहना कि कितने क्वेश्चंस आपके ठीक रहे हैं। चलिए, होप सो आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए मूव करते हैं आंसर पे। इट्स आंसर इज डी, डेट इज फ्रॉड। अगर सब एजेंट फ्रॉड करता है तो उस केस में वो रिस्पॉन्सिबल है टुवर्ड्स द प्रिंसिपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। The cost involved in any decision making consists of the sacrifice of alternatives required by that decision is known as A. Explicit cost, B. Implicit cost, D. Opportunity cost and D. Average cost. So, cost of the sacrifice of alternatives. काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। होप्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए मूव करते हैं आंसर पे। सो इट्स आंसर इज सी, डेट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन दे रखा है मोबाइल मार्केटिंग हेल्प्स इन एनहेंसिंग द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्या रखा है कि जो मोबाइल मार्केटिंग है वो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को इंप्रूव करने में हेल्प करती है। रीजन दे रखा है मोबाइल मार्केटिंग इन्वॉल्व्स ए टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस टू अंडरस्टैंड द कस्टमर नीड। कि जो मोबाइल मार्केटिंग है उसके अंदर टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम कस्टमर की नीड को एनालाइज करते हैं। नीचे ऑप्शन दे रखे हैं। ए, बोथ ए असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी, बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी, ए इज करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट। डी, ए इज रॉन्ग एंड आर इज करेक्ट। सो होप सो फ्रेंड्स आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए मूव करते हैं आंसर पे। सो its answer is A, that is both A and R are correct and R is the correct explanation of A. So चलिए फ्रेंड्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। विच ऑफ द फ्लोइंग इज सेट टू एंड विद द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन? A, स्टाफिंग, B, डिसीजन मेकिंग, C, कोलैबोरेशन, D, रिक्रूटमेंट। तो ऐसा किसको कहा जाता है कि जब हमको एप्लीकेशन की रिसिप्ट मिल जाती है तो वो एंड हो जाता है? तो चलिए फ्रेंड्स, होप सो आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन आंसर पे। सो इट्स आंसर इज डी, डेट इज रिक्रूटमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5। विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द रीजन बिहाइंड कंपनी एडप्ट मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी? तो क्या रीजन है जिस करके जो कंपनी जो है मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी को अडोप्ट करती है? ए, टू गेन मार्केट शेयर, बी, टू मेक ए परसेप्शन अमंग द कस्टमर्स दैट देयर प्रोडक्ट इज ऑफ हायर क्वालिटी, C, to sell unsold product, D, to recover development cost। तो फ्रेंड्स, ये जो मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी है और स्कीमिंग स्ट्रेटेजी है दोनों के दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ऐसा है कि इनमें से आना ही होता है। होप सो आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए मूव करते हैं इसके आंसर पे। सो इट्स आंसर इज ए, टू गेन मार्केट शेयर। तो मार्केट शेयर को गेन करने के लिए जनरली कंपनीज जो है वो मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। स्टेटमेंट फर्स्ट, J.M. Keynes gave the 3 law of economics. Statement second, the first law of economics is called the law of demand and supply। कि जो फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फ्लोइंग। ए, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। बी, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। सी, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। डी, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। तो फ्रेंड्स, होप्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा।
चलिए मूव करते हैं आंसर पे। सो इट्स आंसर इज डी, दैट इज बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हैं। चलिए फ्रेंड्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच अमंग द फ्लोइंग इज अ काइंड ऑफ वर्किंग कैपिटल स्ट्रेटेजी दैट विल फोकस मोर ऑन प्रॉफिटेबिलिटी एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज हाई रिस्क टेकिंग। तो ऐसी कौन सी वर्किंग कैपिटल की स्ट्रेटेजी है जो कि फोकस करती है प्रॉफिटेबिलिटी पर, ओके, और हाई रिस्क टेकिंग भी है? तो बताना है। ए कंजर्वेटिव, बी एग्रेसिव, सी हैजिंग, डी असर्टिव। तो वर्किंग कैपिटल की स्ट्रेटेजी फ्रेंड्स आपने पढ़ रखी होंगी, होप सो आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए मूव करते हैं इसके आंसर पर। सो इट्स आंसर इज बी, दैट इज अग्रेसिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, असर्शन दे रखा है देयर इज ए लिटिल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस अंडर मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, कि जो मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम होता है उसके अंदर गवर्नमेंट का जो है इंटरफेरेंस कम होता है। रीजन दे रखा है अंडर मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम रेगुलेशंस कम्स फ्रॉम द रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट एंड सप्लाई, कि जो मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम होता है ना, उसमें जो रेगुलेशंस होती है वो मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई से रेगुलेट की जाती है, ना कि गवर्नमेंट के थ्रू। नीचे ऑप्शन दे रखे हैं। ए बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी ए इज करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट। डी ए इज इनकरेक्ट एंड आर इज करेक्ट। सो फ्रेंड्स होप सो आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए मूव करते हैं इसके आंसर पर। सो इट्स आंसर इज ए, दैट इज बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए फ्रेंड्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, कोलगेट हैज डिस्टिंक्ट वेरिएंट्स अंडर द सेम प्रोडक्ट लाइन, फॉर एग्जांपल कोलगेट एक्टिव सोल्ट, कोलगेट मैक्स फ्रेश, कोलगेट सेंसिटिव एक्सेट्रा। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस ऑफ प्रोडक्ट मिक्स इज डिस्कस्ड अबव। तो हमें बताना है कि इस जो ऊपर डिफाइन करा है मैंने कि कोलगेट के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, इसमें कौन सा जो प्रोडक्ट मिक्स है, डायमेंशन है, उसके बारे में बात की गई है। ए विड्थ, बी लेंथ, सी कंसिस्टेंसी, डी डेप्थ। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर जो है मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं उसको। चलिए फ्रेंड्स मूव करते हैं इसके आंसर पर। सो इट्स आंसर इज प्रोडक्ट डेप्थ। तो यहाँ पे प्रोडक्ट डेप्थ की बात की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स इज। तो रीजनल रूरल बैंक जो आरआरबी होते हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ए टू लिक्विडेट रूरल इंडेपेंडेंस, बी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, सी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, डी सोशल वेलफेयर। तो फ्रेंड्स सिंपल सा क्वेश्चन है, होप सो आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए मूव करते हैं इसके आंसर पर। सो इट्स आंसर इज टू लिक्विडेट रूरल इंडिपेंडेंस। तो रूरल इंडिपेंडेंस को लिक्विडेट करना ही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है आरआरबी का। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, असर्शन दे रखा है इन अ कॉम्पिटेटिव मार्केट प्लेस कंज्यूमर ओनली वांट लो प्राइस, कि जहाँ कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है ना वहाँ पे कंज्यूमर जो है लो प्राइस प्रोडक्ट ही डिमांड करता है। रीज़न दे रखा है एज कंज्यूमर इज बिकम अवेयर ऑफ द अल्टरनेटिव अवेलेबल इन द मार्केट, क्योंकि कंज्यूमर जो होता है वो अवेयर होता है डिफरेंट अल्टरनेटिव्स के रिगार्डिंग, वो हमें रीजन दे रखा है। नीचे ऑप्शन दे रखे हैं। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी ए इज करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट। डी ए इज रॉन्ग एंड आर इज करेक्ट। तो फ्रेंड्स होप्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए मूव करते हैं आंसर पे। सो इट्स आंसर इज ए इज रॉन्ग एंड आर इज करेक्ट, कि कॉम्पिटेटिव मार्केट प्लेस में कंज्यूमर सिर्फ लो प्राइस प्रोडक्ट नहीं डिमांड करता, वो क्वालिटी पर भी ध्यान देता है। ठीक है, तो ए इज रॉन्ग एंड आर इज करेक्ट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स इशूड बाय द IMF आर समटाइम रेफर्ड टू एस। तो SDR को कई बार क्या कहा जाता है? ए पेपर गोल्ड, बी पेपर सिल्वर, सी पेपर बटन, पेपर बुलियन, डी कोल्ड मनी। तो फ्रेंड्स SDR का कंसेप्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से कर लेना। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इट्स आंसर इज पेपर गोल्ड। तो SDR को कई बार हम पेपर गोल्ड भी कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, इफ द सैंपल ड्रॉन डजंट स्पेसिफाई एनी कंडीशन अबाउट द पैरामीटर ऑफ द पॉपुलेशन इट इज कॉल्ड, कि हमने कोई सैंपल ड्रॉन करा और वो पॉपुलेशन को डिफाइन नहीं कर रहा, तो उस सैंपल को हम क्या कहेंगे? सिलेक्टेड स्टैटिस्टिक्स, बी डिस्ट्रीब्यूशन फ्री स्टैटिस्टिक्स, सी पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स, डी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो फ्रेंड्स होप्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा।
चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओह सॉरी इसके आंसर पर। सो इट्स आंसर इज बी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन फ्री स्टेटस। क्वेश्चन नंबर 14, असर्शन रीजन का क्वेश्चन दे रखा है। असर्शन दे रखा है नो फर्म कैन अर्न अबव द नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन, दैट इज फर्म अर्न जीरो एबनॉर्मल प्रॉफिट इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। कह रखा है कि जो फर्म होती है वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करती हैं। रीजन दे रखा है बिकॉज ऑफ द परफेक्ट नॉलेज इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन buyers and seller have full knowledge about the prices and the cost prevailing in the different parts of the world। क्योंकि जो कस्टमर्स हैं, जो बायर्स हैं, उनके पास परफेक्ट नॉलेज होती है रिगार्डिंग द प्राइस एंड द कोस्ट, दैट्स वाई फर्म डू नॉट अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो यही रीज़न है कि फर्म एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाती। तो फ्रेंड्स ऑप्शन दे रखे हैं ए बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बी both A and R are correct and R is not the correct explanation of A, C A is correct and R is not correct, D A is wrong and R is correct। तो फ्रेंड्स होप्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए मूव करते हैं इसके आंसर पर। सो इट्स आंसर इज बी, दैट इज बोथ A and R are correct and R is not the correct explanation of A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इन्वॉल्व्स ब्रॉडनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंपनीज जॉब? A broadbanding, B de-jobbing, C job engineering, D job simplification। तो अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ब्रॉड कर देते हैं किसी एक जॉब की रिगार्डिंग, हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ब्रॉड कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? A ब्रॉडबैंडिंग, B de-jobbing, C जॉब इंजीनियरिंग, D जॉब सिंप्लीफिकेशन। चलिए फ्रेंड्स मूव करते हैं आंसर पर। सो इट्स आंसर इज de-jobbing, उसको हम क्या कहते हैं? de-jobbing। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखी है PERT इज एन इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक। जो PERT है वो एक इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक है। स्टेटमेंट सेकंड CPM इज ए टास्क ओरिएंटेड टेक्निक। जो CPM है वो एक टास्क ओरिएंटेड टेक्निक है। तो फ्रेंड्स दोनों की दोनों टेक्निक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, PERT हो गया और CPM हो गया। चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन बिलो। A स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, B statement first is incorrect and statement second is correct, C statement first and second are correct, D both statement first and second are incorrect। तो फ्रेंड्स अगर आपने इन टेक्निक्स के बारे में पढ़ रखा है तो आपने इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इट्स आंसर इज बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, कि जो PERT है वो एक इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक है और जो CPM है वो एक टास्क ओरिएंटेड टेक्निक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 द मेन फीचर ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंक्लूड। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उनका मेन फीचर्स क्या है? A लो रिटर्न, लो कैपिटल गेन एंड हाई टैक्स रेट, B इंटरेस्ट रेट रिस्क, लो रिटर्न एंड हाई टैक्स रेट, C लो कैपिटल गेन, लो रिटर्न एंड एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस, D लो रिस्क, हाई रिटर्न एंड एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, होप्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए मूव करते हैं इसके आंसर पर। सो इट्स आंसर इज C, दैट इज लो कैपिटल गेन, लो रिटर्न एंड एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो इनमें से कौन सा जो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का एलिमेंट नहीं है? A सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, B यूनिटी ऑफ कमांड, C डिपार्टमेंटलाइजेशन, D स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो फ्रेंड्स अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रखा है तो आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए मूव करते हैं इसके आंसर पर। सो इट्स आंसर इज यूनिटी ऑफ कमांड। तो यूनिटी ऑफ कमांड जो एक प्रिंसिपल है किसका? हेनरी फ्यूल्स के 14 प्रिंसिपल का, और ये एलिमेंट नहीं है किसका? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 अकॉर्डिंग टू डैश इनोवेशन डिस्टिंग्विश बिटवीन ए लीडर एंड फॉलोवर। तो किसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जो इनोवेशन है वो डिस्टिंग्विश करती है लीडर के बीच में और फॉलोवर के बीच में? A बिल गेट्स, B स्टीव जॉब्स, C फिलिप कॉटलर, D एडम स्मिथ। तो एक सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इट्स आंसर इज स्टीव जॉब। तो स्टीव जॉब ने कह रखा है कि जो इनोवेशन है वो डिस्टिंग्विश करती है एक लीडर को और फॉलोवर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 जेड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज प्रोपाउंडेड बाय हुम। तो फ्रेंड्स थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूछ रखा है कि जेड थ्योरी किसने प्रोपाउंड की थी? A डगलस एमसीग्रीगर, B A.H. मैस्लो, C फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग, D डॉक्टर विलियम आउची।
होप सो फ्रेंड्स, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए मूव करते हैं इसके आंसर पर। सो इट्स आंसर इज डी, दैट इज डॉक्टर विलियम आउची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक गुड्स कैन बी असरटेन बाय, कि स्टॉक गुड्स का मार्केट प्राइस को कैसे असरटेन कर सकते हैं। ए स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, बी बेस स्टॉक मेथड, सी रिलाइजेबल वैल्यू मेथड, डी एडजस्टमेंट सेलिंग प्राइस मेथड। सो फ्रेंड्स, होप्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए मूव करते हैं आंसर पर। सो इट्स आंसर इज सी, दैट इज रिलायबल वैल्यू मेथड के थ्रू हम मार्केट प्राइस को डिटरमाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, वाइल रिकॉर्डिंग शेयर फॉरफीचर द डैश अकाउंट इज डैश विद द अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर फॉरफीचर, कि जब हम शेयर फॉरफीचर को अमाउंट को रिकॉर्ड करते हैं तो कौन सा अमाउंट क्या होता है विद द अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर फॉरफीचर। ए फॉरफीचर डेबिटेड, बी शेयर कैपिटल डेबिटेड, सी फॉरफीचर क्रेडिटेड, डी शेयर कैपिटल क्रेडिटेड। तो फ्रेंड्स आपको बताना है, अगर आपने फॉरफीचर का जनरली इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो कई बार इसका थ्योरेटिकल भी आ जाता है। ओके, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज सी, डेट इज फॉरफीचर एंड क्रेडिटेड। मतलब कि जब हम क्या करते हैं फॉरफीचर को रिकॉर्ड करते हैं तो फॉरफीचर अकाउंट हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है विद द अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर फॉरफीचर। जितना हमको फॉरफीचर के ऊपर अमाउंट मिलता है उस अमाउंट से हमारा अमाउंट क्या हो जाता है, अकाउंट क्या होता है, क्रेडिटेड हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट इज द डैश। ए स्क्वायर ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द एरर, बी स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द एरर, सी square of the mean of the square root of the error, D square root of the mean of the squares of the error। तो फ्रेंड्स अगर आपने स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट के बारे में पढ़ रखा है तो आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए मूव करते हैं इसके आंसर की तरफ। इट्स आंसर इज डी, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एरर्स। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द मार्केट वेयर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ट्रेडेड करेंसीज ग्लोबली इज नोन एज। तो ऐसी मार्केट जहाँ पर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो अपनी करेंसी को ग्लोबल लेवल पर ट्रेड करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं। ए इंटरबैंक मार्केट, बी इंटरबैंक मार्केट, सी क्रेडिट मार्केट, डी नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स ए जो है इंटरबैंक है, बी इंटरबैंक है, सी क्रेडिट है एंड डी नन ऑफ द अबव। होप सो फ्रेंड्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए मूव करते हैं इसके आंसर पर। सो इट्स आंसर इज बी, दैट इज इंटरबैंक मार्केट। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखी है, इफ द टैक्स आर इग्नोर्ड द मोदिगिलानी एंड मिलर अप्रोच इज सिमिलर टू नेट इनकम अप्रोच, कि अगर हम टैक्सेस को इग्नोर कर देंगे तो जो मोदिगिलानी मिलर अप्रोच है वो सिमिलर सेम हो जाएगी किसके, नेट इनकम अप्रोच के। स्टेटमेंट सेकंड क्या रखा है, अंडर नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच द इंक्रीज यूज ऑफ डेब्ट अल्टीमेटली इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कि आप ज़्यादा अगर यूज़ करोगे डेब्ट का तो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। So choose the correct option from below. A statement first is correct and statement second is incorrect. B statement first is incorrect and second is correct. C both statement first and second are correct. D both statement first and second are incorrect. तो फ्रेंड्स कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। होप्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज बी, दैट इज बोथ स्टेटमेंट statement first is incorrect and statement second is correct. So चलिए फ्रेंड्स मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, when the total product curve is falling the dash, कि क्या रखा है कि अगर टोटल प्रोडक्ट कर्व फॉल करती है तो उस वक्त क्या होगा। ए मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज 0, बी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज नेगेटिव, सी एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इंक्रीजिंग, डी एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर मस्ट बी नेगेटिव। तो फ्रेंड्स जो रिलेशनशिप है टीपी, एपी और एमपी के बीच में काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है फ्रेंड्स। लास्ट टाइम इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, होप्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए मूव करते हैं इसके आंसर पर। सो इट्स आंसर इज बी, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज नेगेटिव। तो हमारा एमपी जो होगा वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27, अंडर क्वालिटी सर्कल्स द इंडिविजुअल सिलेक्टेड टू सर्व एज द कोऑर्डिनेटर और एडवाइजर इज नोन एज। तो फ्रेंड्स क्वालिटी सर्कल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या रखा है कि जो इसमें इंडिविजुअल है जिसको हम सिलेक्ट करते हैं एज ए कोऑर्डिनेटर और एडवाइजर, उसको बी सुपरवाइजर, सी क्वालिटी लीडर, डी फैसिलिटेटर। तो फ्रेंड्स होप सो आपने अटेम्प्ट कर दिया होगा। चलिए मूव करते हैं इसके आंसर पर। सो इट्स आंसर इज डी, डेट इज फैसिलिटेटर। तो उसको हम क्या कहते हैं, फैसिलिटेटर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28,
इन विच ऑफ द एंट्री मोड्स ए बिजनेस फर्म एक्सर्ट्स कंप्लीट कंट्रोल इन द फॉरेन मार्केट, कि ऐसा कौन सा एंट्री मोड है जिसके अंदर जो बिजनेस फर्म है वो कंप्लीट कंट्रोल कर लेती है मार्केट के ऊपर। ए लाइसेंसिंग, बी ग्रीन फील्ड ऑपरेशंस, सी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, डी पिगी बैकिंग। तो फ्रेंड्स एंट्री मोड्स, इंटरनेशनल एंट्री मोड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। होप सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इट्स आंसर इज बी, डेट इज ग्रीन फील्ड ऑपरेशंस। तो फ्रेंड्स ग्रीन फील्ड ऑपरेशंस के अंदर बिजनेस जो है स्टार्टिंग से जीरो से हम स्टार्ट करते हैं किसी दूसरी कंट्री के अंदर। एक ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें हम लगी लगाई एंटरप्राइजेस को परचेज कर लेते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29, हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ आरबीआई इन इंडिया। तो आरबीआई गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है। ए ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डी सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर। तो फ्रेंड्स एक जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन बनता है, आपको पता होना चाहिए गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, आरबीआई के गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हुआ। सो इट्स आंसर इज बी, डेट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर और उसके साथ में एक कमेटी मिलकर बैठती है और वो गवर्नर को क्या करती है, अपॉइंट करती है। सो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट with reference to the characteristics of oligopoly market। तो oligopoly market की characteristics बतानी है फ्रेंड्स। फर्स्ट, किंग डिमांड कर्व एग्जिस्ट इन द oligopoly market। सेकंड, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। थर्ड, इंटरडिपेंडेंस इन डिसीजन मेकिंग ऑफ द फ्यू फर्म्स। फोर्थ, प्रोडक्ट इज होमोजीनियस इन नेचर अंडर प्योर oligopoly। फिफ्थ, इन एन ओपन oligopoly market न्यू फर्म्स कैन एंटर द मार्केट एंड compete with the existing firms। नीचे ऑप्शन दे रखे हैं ए थर्ड एंड फोर्थ, बी सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ, सी फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, डी फर्स्ट थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। तो फ्रेंड्स अगर आपने ओलिगोपोली मार्केट को अच्छे से पढ़ा है, इसके फीचर्स आपको पता है, तो इसको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर ही लेंगे। सो होप्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो फ्रेंड्स मार्केट स्ट्रक्चर में जितने भी हैं, मोनोपोली हो गया, मोनोपोलिस्टिक हो गया, परफेक्ट कॉम्पिटिशन हो गया, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं इसके आंसर पर। सो इट्स आंसर इज डी, डेट इज फर्स्ट थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखी है, प्रेजेंट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेसेस इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो बिजनेस का होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही होता है। स्टेटमेंट सेकंड दे रखी है, बिजनेसेस आर व्यूड एज सब सिस्टम ऑफ द सोशल सिस्टम, कि बिजनेस जो होते हैं वो एक सब सिस्टम है किसका, सोशल सिस्टम का। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको ऑप्शन चूज करने हैं। ए स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, बी स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, सी बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, डी बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। सो फ्रेंड्स होप्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए मूव करते हैं इसके आंसर पर। सो इट्स आंसर इज बी, डेट इज स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। तो प्रेजेंट ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है किसी बिजनेस का। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, अकॉर्डिंग टू डैश मॉडल ए कंज्यूमर हैज ए कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ डीप मोटिव्स which drive him towards a buying decision and consumer buying decision can be influenced by desire and belongings। तो कंज्यूमर मॉडल के बारे में बताना है। ए मोटिवेशनल मॉडल, बी साइको एनालिटिकल मॉडल, सी इकोनॉमिकल मॉडल, डी इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल। तो फ्रेंड्स जो इसके कंज्यूमर बिहेवियर के जो मॉडल्स हैं अप्रोक्स 13 मॉडल्स हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। होप सब ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए मूव करते हैं इसके आंसर पर। सो इट्स आंसर इज बी, दैट इज साइको एनालिटिकल मॉडल। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इम्प्लाइड कंडीशन एज पर द सेल ऑफ गुड एक्ट 1930। तो फ्रेंड्स सेल ऑफ गुड एक्ट, इसके जितने भी कंडीशन है और उसका जो मीनिंग है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो बताना कि कौन सी इसमें से इम्प्लाइड कंडीशन नहीं है सेल ऑफ गुड एक्ट की। ए condition as to undistributed possession of the goods, B condition as to disclosure of the dangerous nature of goods, C condition as to merchantability, D condition as to title। तो फ्रेंड्स होप्स तो आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए सो इट्स आंसर इज बी, कंडीशन एज टू डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस गुड, कि अगर गुड्स डेंजरस है तो उसके ऊपर डिस्क्लोजर्स को देना ही पड़ेगा। ये कोई इम्प्लाइड कंडीशन नहीं होता कि हमको पता नहीं होता पहले से कि ये गुड्स जो है डेंजरस है हेल्थ के लिए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34,
विच ऑफ द फ्लोइंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इज ऑल्सो नोन एज अंडरकटिंग, where the prices of a product or service is set very low level so as to achieve customers and eliminate competition. तो कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है जिसको हम मेनली यूज करते हैं कंपटीशन को कट आउट करने के लिए, ठीक है, कॉम्पिटिटर को बीट अप करने के लिए? ए, प्रेडेटरी प्राइसिंग, बी, बंडल प्राइसिंग, सी, स्कीमिंग प्राइसिंग, डी, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। तो फ्रेंड्स, पेनिट्रेशन और स्कीमिंग प्राइसिंग दोनों स्ट्रेटेजी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है और कब सबसे सिंपल स्ट्रेटेजी भी यही है। ओके, होप सो आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए मूव करते हैं इसका आंसर पर। सो इट्स आंसर इज प्रेडेटरी प्राइसिंग। ओके, चलिए मूव करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सीरीज ऑफ सक्सेसिव हर्डल्स और बैरियर्स विच एन एप्लीकेंट मस्ट क्रॉस बिफोर ही कैन बिकम द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? A, recruitment, B, leadership, C, selection, D, controlling। होप सो फ्रेंड्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए, सो इट्स आंसर इज सिलेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फ्लोइंग आर प्रोहिबिटेड सेक्टर ऑफ FDI इन इंडिया? A, लॉटरी बिजनेस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्राइवेट लॉटरी, ऑनलाइन लॉटरी, B, गैम्बलिंग एंड बैटिंग, C, चिट फंड्स, D, atomic energy, E, trading in transferable development rights. So choose the correct option from the given below. A, B and D, B, A, B, C, D, E, C, A, C, D, E, D, B, C, D, E। तो पूछ रखा है कौन कौन से सेक्टर ऐसे जहाँ पे FDI जो है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज बी, डेट इज सारे के सारे जितने भी ऊपर डिस्कस कर रखे हैं उन किसी में भी FDI अलाउड नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को हम फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं? ए, फ्री फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, बी, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, सी, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, डी, हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन एंड ई, नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, होप सो आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए मूव करते हैं आंसर पर। सो इट्स आंसर इज डी, डेट इज हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन को हम फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इलीगल बट इज अगेंस्ट द इंटेंशन फॉर विच द लॉ इज मेड? कि कौन सा ऐसा है जो इलीगल नहीं है बट अगेंस्ट द इंटेंशन है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ऑलरेडी शो कर दिया गया है। ए, टैक्स प्लानिंग, बी, टैक्स मैनेजमेंट, सी, टैक्स एविजन, डी, टैक्स अवॉइडेंस। तो टैक्स अवॉइडेंस ऐसा है जो कि अगेंस्ट तो नहीं है टैक्स लॉ के, लेकिन इसको जनरली प्रमोट भी नहीं किया जाता। ओके, सही भी नहीं माना जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पिलर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस? तो इनमें से कौन सा जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पिलर नहीं है? ए, अकाउंटेबिलिटी, बी, फेयरनेस, सी, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड डी, ट्रांसपेरेंसी। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के 4 पिलर्स है फ्रेंड्स, इनमें से बताना है कौन सा पिलर नहीं है। सो इट्स आंसर इज सी, डेट इज इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी जो है इसका पिलर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल वुड कम अंडर विच फोर्सेज ऑफ पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल? तो पोर्टर्स के जो 5 फोर्स मॉडल है उसके अंदर जो है जो स्पेशलिस्ट नॉलेज है और इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है, जो कौन से उसके अंदर आता है, मॉडल के अंदर आता है? ए, कॉम्पिटिटिव राइवलरी, बी, सप्लायर पावर, सी, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री, डी, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंड्स, अगर आपने 5 फोर्सेस मॉडल पढ़ रखे हैं तो आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज सी, डेट इज थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्री। सो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, सेक्शन 148 to 181 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डील्स विद, कि जो सेक्शन है 148 to 181 कौन से किस चीज़ के साथ डील करते हैं? ए, एजेंसी, बी, कंसिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सी, बेलमेंट, डी, इंडेमनिटी एंड गारंटी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही कहा था जब मैं लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस यूनिट आपको करवा रहा था कि जो इसके सेक्शंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनकम टैक्स के भी जो सेक्शंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शंस कभी ना छोड़ के जाना इनके। होप सो आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इट्स आंसर इज बेलमेंट। तो सेक्शन 148 to 181 जो है बेलमेंट से डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, वालमार्ट टेस्को कैरी फॉर आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग इंटरमीडियरीज? तो ये किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं? ए, होलसेलर, बी, रिटेलर, सी, एजेंट, डी, प्रोड्यूसर। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर रिटेलर। तो ये सब क्या है? ये रिटेलर्स हैं। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई इज अपॉइंटेड फॉर ए पीरियड ऑफ डैश ईयर्स, कि जो सेंट्रल बोर्ड है आरबीआई का उसको कितने ईयर्स के लिए अपॉइंट किया जाता है? ए 3 ईयर्स, बी 4 ईयर्स, सी 5 ईयर्स, डी 6 ईयर्स। तो फ्रेंड्स होप्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज बी, डेट इज 4 ईयर्स के लिए जो है अपॉइंट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, लैंग्वेज, रेस, रिलीजन are the characteristics of which of the following cultural factors that influence consumer buying behavior? तो ये कौन से कल्चरल फैक्टर्स के पार्ट हैं? ए कल्चर, बी एटीट्यूड, सी सब कल्चर, डी लाइफस्टाइल। तो फ्रेंड्स कंज्यूमर बिहेवियर के फैक्टर्स ओके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, होप्स अपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए, सो इट्स आंसर इज फ्रेंड सी, सब कल्चर के पार्ट हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, ए बेनिफिट अटैच टू एन ऑफिस और पोजीशन इन एडिशन टू सैलरी इज कॉल्ड ए वेजेस, बी फ्रिंज बेनिफिट्स, सी क्लेम्स, डी प्रीरिक्विजिट्स। सो फ्रेंड्स पोजीशन से के साथ जो बेनिफिट अटैच होते हैं कि मतलब आप जितने हाई लेवल की पोजीशन पर हो उसके साथ उतने ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं? चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इट्स आंसर इज डी, डेट इज प्रीरिक्विजिट्स, उसको हम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, यूटिलिटी इज नॉट डैश, ए सब्जेक्टिव, बी रिलेटिव, सी एसेंशियली यूजफुल, डी इंडिपेंडेंट ऑफ मॉरलिटी। तो यूटिलिटी का कंसेप्ट भी फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं से रिलेटेड मैंने इसके अंदर क्वेश्चन डाले हैं। ओके, होप सो क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर सही में आपको लग रहा है कि ये आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना। चलिए देखते हैं। सो इट्स आंसर इज सी, डेट इज एसेंशियली यूजफुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फ्लोइंग मॉडल्स इज बेटर नोन एज सेंडर मैसेज चैनल रिसीवर मॉडल, SMCR मॉडल? ए लॉवेल्स मॉडल, बी बर्लोस मॉडल, सी शैनॉन्स वेवर्ड मॉडल, डी डांस हेलिकल मॉडल। तो काफ़ी नॉन मॉडल है SMCR मॉडल। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इट्स आंसर इज बी, डेट इज बर्लोस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, ईबे इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ रिटेल स्टोर? तो ईबे जो है कौन से रिटेल स्टोर का एग्जांपल है? ए ऑफ प्राइस स्टोर, बी हाइपर मार्केट, सी डिस्काउंट स्टोर, डी डिपार्टमेंटल स्टोर। होप सो फ्रेंड्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इट्स आंसर इज ए, डेट इज ऑफ प्राइस स्टोर का ये क्या है? एग्जाम्पल है। चलिए 49th क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स करेक्टली एक्सप्लेन द परफेक्ट मार्केट competition market situation? A AR curve is downward sloping and more elastic, B homogeneous product, C very large number of buyers and sellers, D no substitute product, E price rigidity. Choose the correct option from the below. A B C E, B B and C, C A B and C, D A B C and E। तो फ्रेंड्स होप्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। परफेक्ट कंपटीशन, जितने भी मार्केट्स हैं फ्रेंड्स, मार्केट उसमें परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली मार्केट, इनके बारे में आपने अच्छे से पढ़ना है। इसके ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ओके, होप्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इट्स आंसर इज बी, डेट इज बी एंड सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, डेट इज द लास्ट क्वेश्चन, द रेशियो विच इज वेरी यूजफुल टू द प्रोप्राइटर एंड प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स बिकॉज इट रिवील्स द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंसर्न। तो कौन सी रेशियो जो है काफ़ी यूजफुल रहती है प्रोप्राइटर के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए? ए प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, बी नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, सी नेट प्रॉफिट रेशियो, डी ऑपरेटिंग रेशियो। सो फ्रेंड्स होप्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इट्स आंसर इज बी, डेट इज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जो है काफ़ी यूजफुल रहती है किसके लिए? इन्वेस्टर्स के लिए और प्रोप्राइटर्स के लिए। तो फ्रेंड्स यही कुछ क्वेश्चंस थे, होप्स आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। ओके, तो फ्रेंड्स आपके मन में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने इनको एक्सप्लेन क्यों नहीं किया, इनके आंसर्स को। देखो ये मॉक टेस्ट चल रहा है, ठीक है, यहाँ मैं इसको एक्सप्लेन करने नहीं आया। एक्सप्लेन तो मैंने जितना करना था वो कर दिया है, अब टर्न आपकी है, आपको अटेम्प्ट करना है। और जहाँ आपको लगे कि ये हमको क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज़ उस क्वेश्चन को या उस टॉपिक को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।